Hello and welcome back to Culinary Talks. Mr. Avijit Vishwas will join us now. We'll go with him. He'll be joining us soon. So be prepared with your questions and all. As we all know about the things, stay safe and stay strong. Shortly with Mr. Vishwas. Stay tuned, guys. Hello. Hey, Vishal. Hello, Dada. How are you? Good. So, how's your pandemic going on in Kolkata? The situation in Kolkata is little serious, and but till now we are safe. We are uh, taking care of ourselves and our family well. So we are maintaining the social distancing as much as possible. Also, we are using our personal vehicles for going around, and also we are sanitizing our hands regularly. And mask is a very important thing which we are using at the same time. And right now the situation is a little bit serious in Kolkata because as you can see with the what can I say, the results which you can see that Kolkata uh, percentage Yeah. Dada. uh, also at the same time, the lockdown here is unlocked. Hello. So the percentage of infected people are going high right. राइट दादा जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं कुछ नहीं खुल रहे हैं आपको कैसे क्या लगता है कि कितना इफेक्ट हो रहा होगा ये बिजनेस ये बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द F&B इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इन सीरियस कंडीशन, वेरी सीरियस कंडीशन राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारी जिंदगी ये बहुत क्या होता है, ये अंडररेटेड है थोड़ा ये F&B सिचुएशन, क्योंकि हम लोग वो क्या कहते हैं माइग्रेटेड लेबर्स के बारे में सोच रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि बड़े बड़े बिजनेस कैसे काम करेगा, हम लोग सोच रहे हैं कि मोबाइल कंपनीज कैसे काम करेगा, लेकिन हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये वाला कैसे काम करेगा, क्यों ऐसा uh, uh, can you hear me? yeah दादा there is some disturbance I think hello Disturbance क्या है थोड़ा? no, yeah I can hear you hello You can hear me ना? Okay. yeah So the thing is वो क्या क्या हो रहा है कि F&B इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री थोड़ा हम लोग क्या कहते हैं उसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तरफ रखे है। क्या हुआ है, चलो एक दिन खा के आते हैं, चलो एक दिन ये खा लेते हैं। वो ज्यादा सीरियस इंडस्ट्री नहीं है। वो हम लोगों को लगता है, जो ज्यादातर लोग हैं उन लोगों को लगता है ये तो हम लोग तो उधर तो कुछ नहीं है, हम लोग जाते हैं पैसा दे के खाते हैं। तो जी ये जी पेंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ, ये इतना ज्यादा हार्ट हुआ है, ये इतना ज्यादा हिट किया है ये इंडस्ट्री को, कि अभी लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि हम लोग बाहर जाके खाएंगे, फिर से ऐसा करके अभी जाके खाएंगे। रेस्टोरेंट खुल जी रहा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट के साथ मेरा बात हुई है, तो वो लोग बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के चला रहे हैं रेस्टोरेंट। और मैं जी अभी तक नहीं गया, लेकिन मेरे दोस्त
मेरे दोस्त लोग भी आए हुए हैं, उन लोगों के पास से जो मुझे फीडबैक मिला है, तो उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया प्रिकॉशन वो उन लोगों ने लेके रखा है। लेकिन व्हाट हैपन द एंड ऑफ द डे, पीपल नॉट गेट कॉन्फिडेंस दैट we can get दादा आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो। हाँ, थोड़ा अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है। तो वो क्या हुआ है? दादा हाँ, जी अभी ठीक है? हाँ, जी जी तो जी वो क्या, हाँ, तो वो क्या हो रहा है, उससे उसके उससे सबसे जो दिक्कत आ रहा है कि लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस अभी तक ग्रो नहीं किया कि हाँ चलो हम लोग बाहर जाके खा सकते हैं, हम बाहर जी जाके फिर से ये जो प्रिकॉशन मेजर्स जो रेस्टोरेंट्स ले रहा है, वो जो प्रिकॉशन मेजर्स है वो एकदम सही से हो रहा है या चल रहा है, वो एकदम ठीक ठाक से रूल्स मेंटेन कर रहा है या नहीं, हुक का जो रेगुलेशंस है उस बारे में थोड़ा कंफ्यूज्ड है लोग, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो है। लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर जैसे जैसे आता रहेगा, तब वैसे वैसे ये लोग ये रेस्टोरेंट मार्केट और F&B इंडस्ट्री भी फिर से ग्रो करना शुरू कर देगा। हाँ, थोड़ा जी छोटा छोटा जो रेस्टोरेंट है, छोटा बिजनेस जो था वो बहुत सफर हुआ है, और बहुत सारे तो क्लोज भी होने के कगार में है। तो ये सब है, लेकिन फिर भी जैसे हम मैं तो भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ, और मुझे जी ये लगता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। So thing is, I believe that the F&B industry will again shine up, and we will make more business out of it after a short period of time. That's it. जी दादा जैसे आज आपने देखा होगा न्यूज़ में, जस्ट अभी देखा होगा अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। अ, Oh yes, it's such a shocking news. I can't believe it. मुझे या बहुत खराब लगा ये न्यूज़ सुन के। अभी तक मालूम नहीं पड़ा किस वजह से उन्होंने ये ऐसा एक कदम उठाया है। लेकिन मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि जो लोग ऐसा स्टेप लेते हैं वो बहुत बड़े हस्ती हो सकते हैं, या कोई साधारण पीपल भी हो सकता है, कॉमन पीपल भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत वाली चीज है, मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ये वाला स्टेप जो लोग लेते हैं उसको मैं मेंटली उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाता। क्या है जी मालूम है? और मैं इस वजह से सुशांत सिंह के ऊपर और भी गुस्सा हूँ, रेदर उनके साथ सिंपैथाइज नहीं होके, क्योंकि इन्होंने बहुत इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग फिल्म प्रेजेंट किया था हम लोगों को। तो क्या होता है, इन लोगों का जो प्रेजेंटेशन होता है, ये हम लोगों को जीवन में मैटर करता है। तो जी ये लोग एग्जैक्ट टीचरों में बोलते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट मैटर नहीं करता है कि तुम कितना सक्सेसफुल हो, तुम लूजर हो या नहीं, तुम्हारा एफर्ट्स काउंट होता है कि तुम लूजर हो या नहीं। तो वो बात अगर किसी के मुंह से हम लोग सुने, हो सकता है जी उन्होंने वो फिल्म का एक डायलॉग के हिसाब से ही बोल दिया हो, लेकिन हम लोगों के पास तो वो इंस्पिरेशन था ना। लेकिन जी वो जी अगर एक आदमी अगर ऐसा, वो जो डायलॉग बोल रहे थे उतना विश्वास के साथ बोल रहे थे, इतना विश्वास के साथ बोले कि हम लोग बिलीव करने के लिए तैयार हो गए, यस दिस इज ट्रू दैट आवर रिपोर्ट डिसाइड दैट वेदर आई एम अ लूजर और नॉट। सो वो अगर खुद ये चीज नहीं बिलीव करते, तो तो वो क्या होता है, उन्होंने क्या किया, ये जो मैसेज था ये मैसेज को थोड़ा नीचा किया, थोड़ा डिसरेस्पेक्ट किया उन्होंने, कि ये बड़े स्टेप उठाए। फिर भी चलो क्या किया जा सकता है, अभी तो उनके ऊपर केस तो से अभी लेट्स तक तो दिखा जस्ट देखा है कि हाँ सुसाइड तो लग रहा है, बट हो सकता है कुछ और भी हो, हमको पता नहीं, बट हो अगर सकता है, हो ये सकता है। हाँ अगर ये स्टेप उन्होंने लिया है तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने दो दो ऐसी फिल्में की हैं जिसने हमें इंस्पायर किया है।
एक ऐसा मूवी किया MS धोनी, जो इंसान हर एक मुश्किल से लड़ सकता है, वो Ex- मूवी किया। उसके बाद उन्होंने छिछोरे किया। तो हम्म, ये दो मूवी है जो लाइफ इंस्पायरिंग है। इवन वो मूवी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और लाइफ को मैंने भी उस हिसाब से ही टैकल किया है। सो हम्म, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, और हम्म, अगर जो हमको ये रास्ता दिखाता है, और वो अगर वो गलत रास्ता खुद ही चुनता है, देन हम्म। इट्स वेरी बैड टू हियर थिंग्स लाइक बहुत ही दिस। सैड है ये एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता कि ऐसा कोई कर सकता है। और तुम जैसा कि बोल रहे हो ऐसा भी हो सकता है, देयर मे बी सम अदर रीजन व्हिच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी, अभी भी बहुत न्यूज़ आना बाकी है लगता है। लेट्स सी व्हाट हैपन। टिल देन लेट्स pray to God for her rest, for her soul rest in peace. What can राइट। सो दादा, when how you started this food blogging? कहाँ से ये Okay. पैशन शुरू हुआ के लिए, और क्या क्या आपको इंस्पायर किया? हाँ, तो पहले मैं तुमको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये सभी को मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं आई पर्सनली आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर, ओके। आई एम जस्ट अ फूड एंड फोटो एंथुसियास्ट। क्योंकि फूड ब्लॉगिंग जो वर्ड है ना, ये बहुत बड़ी वर्ड है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम लोग जो करते हैं वो हम लोग कह सकते हो कि वी आर अ मीडिया टू give information to our viewers that there is some restaurant or there is some food joint which is serving some delicious food or some innovative food or something like what can I say, some fusion they are creating. Also there are some underrated places which are doing very well but they are not getting that limelight to come in front. सो हम लोग वो काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का काम क्या होता है, हम लोगों का काम बहुत सिंपल है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, एक अच्छी फोटो लेना पड़ता है, अच्छी फोटो खींचना पड़ता है। वी हैव टू टेक अ गुड फोटो ऑफ दैट डिश एंड वी नीड टू give the basic information regarding that dish, okay? So that is Right. what a food in what can I say, food and photo enthusiast, or some of people are saying that they this category of people can be clarified as influencers also. So these are the things. But I personally feel that influencer is also a very big thing. That I am not such a big person that when I say something, hundreds and millions of people believe on my words. So I'm not an influencer. That's why after thinking a lot, I thought that that tag will be good for me. That I'm a food and photo enthusiast. And regarding blogging is a very huge thing, because when you blogging not only about clicking a photo and write 2 or 3 lines regarding the dish and all. So blogging वॉइस, के लिए there is some आवाज disturbance है। डिस्टर्ब होते हैं, हाँ, अभी ठीक है दादा, बोलो। ठीक है। ओके, हाँ। अच्छा। तो द थिंग इज क्या होता है वो, ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग में होता है कि तुम अगर एक डिश के बारे में लिख रहे हो तो तुमको उस डिश के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। समथिंग लाइक what can I say, which are the ingredients you are using in the dish, how does it taste, which flavor should what can I say, over identify the dish। मतलब क्या होता है, एक डिश राइट। का कुछ अलग अलग सा फ्लेवर होता है, अलग अलग सा टेस्ट, एकदम पर्टिकुलर टेस्ट होता है। तो जी। वो वाला टेस्ट कौन सा इंग्रेडिएंट से आने वाला है, उसका हिस्ट्री क्या है, उस डिश का कैसे उसका नाम डेवलप हुआ है, कहाँ से वो पहला पैदा हुआ था, अब कितना फ्यूशन में आके ये सब हुआ है। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन देना पड़ता है जब तुम खुद को ब्लॉगर बोलते हो। तो जी। ब्लॉगिंग वाला जो चीज है, ब्लॉगिंग इज वेरी बिग थिंग एंड विच आई एम नॉट केपेबल ऑफ। मैं तुमको जब लाइव शुरू होने से पहले मैंने तुमको पूछा था कि माय इंग्लिश इज नॉट दैट गुड विशाल, तो इंग्लिश हिंदी मिला के बोलूंगा तो चलेगा ना। तो वैसा ही है। सो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग अबाउट दिस थिंग्स, ऑल्सो यू नीड टू गिव
more information. You need to study regarding the thing which you are going to write in a blog. So these are the important aspects which I personally felt that I can't fulfill these aspects. That's why I blogging. I am not a blogger. Food and food enthusiast. Dada, how you see this online food deliveries like Swiggy, Zomato, Uber Eats and all? What do you think देखो about these kind of platforms? हाँ मैं तुमको सुन नहीं पाया लास्ट क्या बोले तुम दादा, ये जो जोमेटो, स्विगी, उबर इट्स, ये जो चीजें, ये जो प्लेटफॉर्म आई हैं होम डिलीवरीज के लिए और बाकी रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए हो या होटल बिजनेस के लिए हो, कोई भी फूड बिजनेस के लिए हो, ये आपको क्या लगता है कितना हेल्प किया है कुछ सालों में इस ये इंडस्ट्री? मैं मुझे अगर पर्सनली बोलो हाँ तो मैं तुमको बोलूंगा कि ये सब जो डिलीवरी आया है ये हेल्थ से ज्यादा क्या हुआ है ये रेस्टोरेंट्स जो है उन लोगों के लिए बहुत लॉसेस कैरी किया है ठीक है तो क्रिएट किया है क्या हुआ है मैं पहले क्या होता था पहले हम लोग क्या करते थे अगर मुझे कुछ खाना होता था तो मैं वो डायरेक्ट रेस्टोरेंट में फोन करके मंगा लेता था या तो फिर जी। हम खुद जाके वहां से उठा के ले लेते थे तो अभी क्या हुआ है ये जो एप्स आया है इसमें क्या होता है इसमें बहुत सारा ऑफर्स मिलता है बहुत सारा डिस्काउंट्स मिलता है तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो अगर कोई पर्सनली यूज कर रहा है अगर मैं मुझे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो हाँ बहुत सारा लाभ हुआ है मुझे बहुत डिस्काउंट्स मिलता है एंड ऑल ये सब तो होता है तो ये सब चीज क्या हुआ है हम लोगों को थोड़ा और क्या कहते हैं उसे कैजुअल बना दिया है इस एटीट्यूड को हम लोग वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना और जो वो जाके जो खाना चेक वेक करके जो लाते थे वहां जाके जो बैठ के जो हम लोग रेस्टोरेंट के साथ बातें बातें करके जो एक रिलेशंस ग्रो होता था वो सब डिस्टेंसिंग हो गया है वो सब बहुत कम हो गया है और क्या होता है ये जो एप्स है ज्यादातर ये वो खाना अगर खराब हो क्वांटिटी अगर कुछ दिक्कत वाले हो तो ज्यादातर एप्स का एक टेंडेंसी है वो लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते क्योंकि वो कह देते हैं तो हम क्या करें हम तो सिर्फ डिलीवरी देने वाले हैं ठीक है हम तो सिर्फ डिलीवरी देके चले गए तो ये वाला चीज है मुझे जो लगता है और जब रेस्टोरेंट के साथ बात हुआ तब मुझे मालूम ये जो डिस्काउंट देना पड़ता है उसका एक ज्यादा परसेंट वो रेस्टोरेंट को भी उठाना पड़ता है सो ज्यादा कट रहा है आवाज। हेलो। हेलो हाँ आ हाँ रहा दादा है बोलो। अच्छा हाँ। तो वो क्या होता है तो वो रेस्टोरेंट को भी वो ज्यादा परसेंटेज वो जो डिस्काउंट है वो भी उठाना पड़ता है रेस्टोरेंट को तो वो वाला दिक्कत वाला चीज होता है तो रेस्टोरेंट का क्या होता है कि अब स्टाफ को टेंडेंसी आ जाता है थोड़ा क्वालिटी और क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज करने का जो हम लोग पहले जो डायरेक्ट ऑर्डर दे के खाना खाते थे उस हिसाब से थोड़ा मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन डिलीवरी में क्या हुआ है थोड़ा क्वालिटी और क्वांटिटी का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है थोड़ा बहुत और वो जब एक डिलीवरी ऐप तुम जब ऑर्डर करोगे तो वो लोग कभी कभी करते हैं कि 3-4 जगह के ऑर्डर एक साथ में उठा के लाते हैं तो अगर वो तुम्हें आधा घंटा में मिल जाना वाला था वो 45 मिनट या 1.5 घंटे के करीब लग जाता है तो उसमें क्वालिटी भी बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है ये सब चीज होता है तो मुझे लगता है कि हाँ एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को मॉनिटरी बेनिफिट होता है लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी हम लोग ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे अगर हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ के वो खाना खाते तो ये वाला चीज है और रेस्टोरेंट ओनर के एंगल से अगर देखें तो वो थोड़ा नुकसानदायक हुआ है किसी किसी को प्रॉफिट हुआ है उसमें से लेकिन किसी किसी को नुकसान दादा, लेकिन एक बात है, जो नॉर्मल रेस्टोरेंट जो जिन लोग है, जिन्होंने रेस्टोरेंटर है जो लोग, वो लोग हम्म ये ऐप को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो लोग ये ऐप के जरिए अपना फूड सेल करते हैं।
तो आपको ये नहीं लगता कि ये उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, इसीलिए वो लोग करते हैं, अदरवाइज अच्छा, कोई अपना नुकसान क्यों करेगा? एकदम एकदम बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है विशाल। मैं तुमको एक चीज में बताता हूँ कि जो लोग सिर्फ डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करके चला रहे हैं, उसके हिसाब से तुम वो एंगल समझो। उन लोगों के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। जी। उन लोगों के हिसाब से क्यों बढ़िया है? क्योंकि उन लोगों को कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना पड़ता है। एक राइट। रेस्टोरेंट को एक डाइनिंग सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ का हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ का तुम्हारा वो एसी बोलो, लाइट्स बोलो, फैन बोलो, सब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उठाना पड़ता है। वो सब मेंटेन करने के लिए कुछ स्टाफ्स रखना पड़ता है, उन लोगों का सैलरी। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, उन लोगों का ओवरहेड कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है एक रेस्टोरेंट के हिसाब से। लेकिन मैं ये डिलीवरी एप्स उन लोगों को ही सजेस्ट करता हूँ जो लोग होम डिलीवरी करना चाहते हैं, सिर्फ जो अपने घर में वो छोटा सा एक स्पेस बना के एफएसएसआई लाइसेंस निकाल के वो थोड़ा बहुत करके वो लोग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है। क्योंकि उन लोगों को उतना वो अगर स्विगी बोलो, जोमेटो बोलो, जो परसेंटेज लेता है उन लोगों के पास से, वो ये लोग बेयर कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों का अलग से कोई ओवरहेड कॉस्ट हाँ। लेना नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर तुम कोई अगर सिर्फ होम डिलीवरी चला रहा है तो उनके हिसाब से ये बहुत लाभदायक है। Otherwise, those who are operating a restaurant as well as they are taking these delivery apps for their growing their business, वो तो बहुत मार खा रहा है ये सब हिसाब से। तो these apps are obviously very good for those who are delivering from their home. And they are a cloud kitchen type concept they are running. जी। दादा, और एक बात भी है, इस ऐप से ना आपका जो फूड एडवर्टाइजिंग हम करते हैं, होर्डिंग वगैरह लगाते हैं रोड्स पे, इसका खर्चा ये बचाता है। क्योंकि आप जब फूड ऑर्डर करते हो, आपको आपके चॉइसेस में ऐसे भी रेस्टोरेंट्स आते हैं जो आपके घर के पास होके भी आपको पता नहीं रहता कि इधर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है। तो वो एकदम। चीजें हम लोग वहां से देखते हैं। सो मुझे ठीक है, ये होता है, कुछ कुछ लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी होटल इंडस्ट्री से हूँ। हमने भी ये चीज बेयर किया है कि हम जो फूड बना रहे हैं उसमें जितना ऑफर ये लोग डालते हैं उसमें हमारा नुकसान हो जाता है। लेकिन इससे ये भी होता है कि हमारा जो एडवर्टाइज हो रहा है उससे हमारे जो कस्टमर है वो बढ़ रहे हैं। हमारा अगर इधर से लॉस हो रहा था, हम उधर से भी गेन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि लॉस पूरा होता है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं ऐसा क्योंकि नहीं है। ये मेरा एस्पेक्ट है, तुम जो मैं बोल रहे हो वो एकदम सही है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नेगेटिव चीज ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। क्योंकि सोचो कि तुम्हारा जो ये फोन का स्क्रीन है। एक्चुअली मैं इतना सपोर्ट करता नहीं ये दोनों वीक जितने भी एप्स हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता नहीं, क्योंकि बहुत हम्म, कम ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे मैंने हम्म, इस ऐप से मंगाया होगा। क्योंकि पहली बात है, मुझे मेरे जो भी फूड ऑर्डर करता हूँ उसमें मेरा क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज में नहीं कर सकता। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैं मेरा तुमको दो क्वालिटी। चीज बताना चाहता हूँ। मैं तुमको दो चीज बताना चाहता हूँ। जो तुम बोल रहे हो वो सही है, लेकिन तुम सोचो कि तुम जब ये एप्स खोलोगे तो पाओगे कि करीब 300-400 रेस्टोरेंट तुमको डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है, इधर इन लोगों के पास एक कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि तुम कितना स्क्रॉल डाउन करोगे। ज्यादातर हम्म। ज्यादा ज्यादा 100, ज्यादा बहुत ज्यादा होगा तो 100। और अगर तुमको वो लोग एकदम सामने कुछ लुक्रेटिव ऑप्शंस के दे तो तुम हो सकता है तुम उसी में से सिलेक्ट कर लो। तो वो राइट। उसी के वजह से भी ये एप्स जो है बहुत सारे पैसा लेता है ये सब रेस्टोरेंट्स एंड ऑल से। तो क्या होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसा छोटा छोटा रेस्टोरेंट्स है और डिलीवरी जॉइंट्स है जो लोग इतना पैसा बियर्न नहीं कर पाते, लेकिन उन लोगों का फूड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम्म। क्योंकि ये लोग ये ऐप को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लोग का बिजनेस मार खा रहा है। और सेकेंडरी चीज जो है, अभी हम लोग ये जो डिजिटल मार्केटिंग के जनरेशन में है, तो इस वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि
हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग का अगर कोलाघाट में आओगे तो शेरे पंजाब तो तुमको मालूम ही है। जी जी तो शेरे पंजाब अभी तक कोई जोमेटो में इनलिस्टेड नहीं है, कोई स्विगी में इनलिस्टेड नहीं है, कहीं पे भी इनलिस्टेड नहीं है। फिर भी हाँ ये लोग बिजनेस करके एकदम बढ़िया से चल रहा है। तो थिंग इज, हम लोग ऐप से एक कस्टमर आता है, उसका एक अलग सा कस्टमर बेस है, लेकिन एट द सेम टाइम ये माउथ टू माउथ प्रमोशन जो है, ये जो क्वालिटी क्वांटिटी का जो प्रमोशन होता है ना कि हाँ मैं एक जगह पे आया हूँ, तुम अगर कलकत्ता में आओगे अभी, तुम मुझे पूछोगे मैं कलकत्ता में यहाँ पे हूँ, पूरा बताओ रेस्टोरेंट में। तुम ऐप खोलोगे, देखोगे वहां पे 10 ऑप्शन, उसमें से फिर तुम मुझे एक बार पूछोगे कि दादा ये कहाँ का ऑप्शन है, इसमें से दादा, बोलो। आवाज क्यों ब्रेक। ये तुम, आवाज ब्रेक हो रहा है, ये थोड़ा दिक्कत वाला चीज है। अभी ठीक है? हम्म। हाँ, अभी ठीक है। अच्छा, तो वो वाला क्या होता है, तुम अगर जब कलकत्ता में आओगे तो क्या होगा, तुम तब मुझे एक बार पूछोगे कि दादा कहाँ पे चाय खाने में, एक बार बोलो। तो ये वाला प्रमोशंस जो है ना, ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मैं तुमको आज बोल रहा हूँ, तुम और 2 आदमी को बोलोगे, 3 आदमी को बोलोगे, ऐसा करके करके ये प्रमोशंस बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल, एकदम भरा भरा एग्जाम्पल है। जिन लोगों का रेटिंग के अगर हिसाब से तुम जाओ स्विगी या जोमेटो में, तो रेटिंग के हिसाब से देखोगे उन लोगों का रेटिंग बहुत खराब है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। और अगर तुम रेटिंग बहुत हाई वाला रेस्टोरेंट है, अभी कुछ दिन पहले 4.2 वाला रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं वो बहुत सुंदर के पास, वो तो बंद हो गया। रेटिंग वेटिंग कुछ मैटर नहीं करता है एक रेस्टोरेंट के, समझ रहे हो? तो आ रहा है जी। साउंड ठीक से? हेलो। हेलो, आ रहा है साउंड? हेलो। दादा, थोड़ा कट रहा है। हेलो। हाँ, सुन रहा है, सुन पा रहे हो अभी? अभी अभी आ रहा है। अच्छा अच्छा, बोलो। दादा, दादा, बात ये है कि अगर आपका कोई अ, ऐसा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है किसी रेस्टोरेंट में कोलकाता में, जो आप किसी भी दिन किसी भी वक्त कभी भी आप जाओगे, तो वो एक रेस्टोरेंट कौन सा होगा कोलकाता में? कोलकाता में ना, कोलकाता में तुमको मैं क्या बोलूं, कोलकाता में बहुत सारे ऐसा रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो ये उसका नाम है द सैफरन ट्री नाम का, ठीक है? तो सैफरन ट्री, संबित बनिक नाम का एक शेफ है, जिनका वो स्पाइस क्राफ्ट जो रेस्टोरेंट है वो भी वो उनका भी ओनर है। तो सैफरन ट्री में क्या है, सैफरन ट्री में ही इज ही रीडिस्कवर्ड आवर लॉस्ट क्या कहते हैं, मुगलाई कुजियन। ओके, सो तुम कभी लीची का कबाब के बारे में सुने हो? जी। लीची का कबाब नहीं। नहीं सुने हो ना? तो संबित ने वहां पे लीची का कबाब पाया। तो तुम अभी पहले सुनोगे लीची का कबाब, तो लगेगा ये तो थोड़ा इनोवेटिव डिश है। तो हम्म। तुम अगर वहां पे जाओगे, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि लीची का कबाब इज नॉट ए इनोवेटिव डिश, इट्स अ हिस्टोरिकल डिश। इसका एग्जिस्टेंस कलकत्ता एकदम उस समय इंडिया में था, ठीक है? तो उसकी हिस्ट्री तुमको मालूम पड़ेगा वहां पे जाके, ठीक है? तो ये वाला चीज है, ये तो मैं सिर्फ एक डिश का एग्जांपल, यहाँ पे जी। बहुत हजार हजार एग्जांपल है ऐसा डिशेस का। और एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ कि हम लोग बिरयानी खाते हैं, तो सूफियाना बिरयानी, मतलब वो सफेद बिरयानी जो लेमन मिल्क यूज करके खाते हैं, तो उस बिरयानी का जो एग्जिस्टेंस है वो हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन उसका भी एक हिस्ट्री है कि हाँ सफेद सफेद बिरयानी वो होता है। तो ये सब हम्म। हिस्ट्री तुमको इस रेस्टोरेंट में जाकर मालूम पड़ेगा। तो इसी वजह से वो रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, उनका क्वालिटी और उन लोगों का द- खाने खाना, ठीक है? हाँ। ठीक है, हाँ। तो उन लोगों का खाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो इसलिए सैफरन भी इज वेरी
दादा, अगर हम जब बिरयानी की बात करते हैं तो बिरयानी हमने बहुत तरीके के देखे हैं, लखनवी हो, हैदराबादी हो, अ, आंध्रा हो, बहुत बहुत तरीके के हैं। बट बंगाल का बिरयानी का एक अलग अलग फैन बेस है। उसका एक अलग थिंग है कि लोग कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि ये बहुत सिंपल लगता है। एक्चुअली ये चीजें मैं एज ए शेफ आपको बताता हूँ। बंगाल का बिरयानी जो है एक्चुअली सिंपल बिल्कुल नहीं है। इसको बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। आप दूसरे जो भी, मैं किसी भी फूड को या कोई भी चीज को ज्यादा कम नहीं बोल रहा, बट बंगाली बिरयानी जो है, बंगाल का बिरयानी जो है, उसको बनाने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए। क्योंकि वो चीज ऐसा है कि आपको एकदम हर चीज परफेक्ट, उसका जो लेयर्स है उसको परफेक्ट बनना चाहिए। जैसे सेम हमारा जैसे बंगाल का बिरयानी होता है, सेम लखनवी बिरयानी भी वैसे ही है। ये दो बिरयानी ऐसे हैं जो कच्ची बिरयानी नहीं है, पके हुए बिरयानी है, कच्चे चावल से नहीं बनते, पके हुए चावल से बनते हैं। तो वहां पे आपको ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है कि चावल ओवर कुक भी ना हो और चावल कच्चा भी ना रहे, चावल परफेक्ट रहे और नीचे से आपका गोश्त भी पका हुआ हो। सो आपको ऊपर मसाला हो सके आपको येलो नहीं दिखेगा, रेड नहीं दिखेगा, ब्राउन नहीं दिखेगा, बट नीचे से आप जब चीजें एक एक लेयर करके उसको आप रोटेट करोगे और आप एक बिरयानी को एक प्लेट में लेके आओगे, तब जो आपका एरोमा और जो टेस्ट निकलेगा वो आपको एक अलग ही किक देता है और एक अलग ही टेस्ट देता है। जो आप एक किसी भी हांडी वाले बिरयानी में देख लो तो आप देख के पता कर लोगे, ठीक है, ये है, ये वो है, ये ब्राउन है, रेड है, ये है, वो है, जो भी है। बट ये ये चीज, इसको वो चीज आप और देख के नहीं डिस्क्राइब मत करो, बनाओगे। मुझे पानी आ रहा है मुंह में अभी एकदम बिरयानी का नाम सुन के। ये एकदम एकदम तुम जो बोले हो वो एकदम 100% सही है। तो जी। मैं ये लास्ट ईयर ही हम मैं लखनऊ गया था। पहली बार मैं लखनऊ गया था क्योंकि लखनऊ तो मुझे इसलिए जाना था क्योंकि कलकत्ता का जो बिरयानी का जो ओरिजिन है वो लखनऊ घराना सा ही है। उसके जी। अंदर सिर्फ वो आलू जब इन्फ्यूज हुआ उसका एक अलग सा डायमेंशन आया। तो लखनऊ जाके मुझे वो वहां का जो मैं खाना टेस्ट किया ना तो वो अभी भी मेरे मुंह में लगा हुआ है। इतना अच्छा उन लोगों का खाने का क्वालिटी है, इतना लखनऊ बैलेंस इज ऑफ द फ्लेवर्स है बेस्ट। उन लोगों के पास। तो लखनऊ वो बेस्ट उन फूड लोग फूड है। हाँ उन लोगों के पास जब मैं बिरयानी उधर पे जब बिरयानी मैंने टेस्ट किया है तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि हम लोगों का कलकत्ता बिरयानी का वो एक ही मुझे एकदम हैदराबादी बिरयानी में छोटा नहीं कर रहा हूँ। पर्सनली मुझे हैदराबादी बिरयानी उतना अच्छा नहीं लगा और राइट। आंध्रा बिरयानी भी मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। कलकत्ता बिरयानी लखनऊ बिरयानी में ना एक क्या है उसका एक अलग सा रूहानी वाली फीलिंग है। तुम जब मुंह में डालोगे वो राइस वो जो फ्लेवर उभर के आता है ना उसी में से एकदम वो हार्ट टच हो जाता है। तो ये वाला चीज है। तो ऑब्वियसली तुम जो बोल रहे हो ये बिरयानी सिर्फ बिरयानी नहीं है, ये एक आर्ट है। इसको बनाना एक आर्ट है। जिन लोगों के पास ये आर्ट आर्ट है, जिन लोग ये आर्ट से ब्लेस्ड है, तो ये तो मतलब एक अलग सा चीज है, उसका अलग डेफिनेशन है बिरयानी है। दादा, जो लोग जानते नहीं और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जो उस्ताद हैं, वो लखनवी घराने से हैं। एंड वाओ। हाँ, एंड ही इज द मास्टर ऑफ बिरयानी। ही क्योंकि वो यहाँ पे एक क्राउन है, होटल क्राउन, वहाँ पे वो बनाते हैं, कमल उस्ताद। सो उनके पास मैंने सीखा है। अराउंड 4 months I learned how to make a बिरयानी। और एक बिरयानी एक्चुअली ये क्वालिटी होता है एक उस्ताद का, एक टीचर का, कि भले ही वो आपको एक डिश सिखा रहा है,
लेकिन वो बता आपको 100 डिशेस के बारे में रहा है। आप जब सीखते हो, जिनका आप कोई भी अभी नए नए जो भी ज्वाइन कर रहे हैं इंडस्ट्री, उनके लिए भी मैं ये बताता हूँ। आप कभी भी कोई भी टीचर से सीखते हो, कोई भी शेफ से सीखते हो, कोई भी मैनेजर से सीखते हो, वो इंसान कभी आपको पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बताएगा। वो आपको बताएगा बहुत सारी चीजें, आपको लगेंगी एक डिश के लिए बता रहा है, लेकिन वो बेसिक होता है। हम जो चीज को बेस बोलते हैं, वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है। सो उन्होंने मुझे 4 महीना, मुझे लोग समझते हैं हाँ 4 महीना बिरयानी सीखा, ये ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, बिरयानी फ्रंट है। आप जैसे एक रेसिपी बुक का कवर, कवर में आप देखोगे एक डिश का फोटो लगा रहता है, और हम देखते हैं हाँ चलो ये है, लेकिन अंदर बहुत कुछ रहता है। सो एग्जैक्टली। ये चीजें ऐसी होती हैं कि आपको खुद सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि चीजें कैसी चलती हैं, कैसे बनानी पड़ती हैं, चीजें कैसी होती हैं। सो जो चीजें मैंने अपने उस्ताद से सीखी है, वो मैंने शायद आज से कम से कम 4 साल वो बिट बाय बिट चीजें याद है, क्योंकि उन्होंने इतना बेसिक्स क्लियर किया है ना। क्योंकि उन्होंने मुझे यही डिफरेंस मैंने आपको जो बताया अबाउट लखनवी एंड बंगाली एंड अदर बिरयानी, ये चीजें मुझे भी नहीं पता थी। मैंने भी कभी इतना मार्क नहीं किया, मैं सिर्फ चीजें सीखता गया। बट उन्होंने मुझे ये चीजें बताई कि आप अगर ये चीजें नहीं जानोगे, तो आप खुद जब एक बिरयानी बना रहे हो तो आप लोगों को क्या सिखाओगे, क्या बताओगे। वो आपको जब पूछेंगे तो आप खुद अगर नहीं बता सकते तो उस खाने को मत बनाओ। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप नॉलेज क्या शेयर करोगे। सो एकदम। ये चीजें दादा है ना कि लोग समझते नहीं है कि एक कुक का, एक शेफ का क्या रोल होता है, या फूड इंडस्ट्री में उनकी वैल्यू क्या होती है। ये चीजें ऐसे लोग हैं कि उनको ये चीजें छोटी छोटी लग जाती हैं, या इतना इम्पोर्टेंस है नहीं। बट आप कभी भी कोई भी है, बुरा मत मानो कोई भी, मैं बस बता रहा हूँ, कभी भी आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे, आपका मूड खराब है, आप कहीं लड़के आए हो, लेकिन आपके सामने जब एक अच्छी सी डिश आ जाती है और आप उसको एंजॉय करने लगते हो, तो वो जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, कुछ है, वो निकल जाता है। सो एकदम। कहीं ना कहीं ये वो जो शेफ्स हैं वहाँ पे जो काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका ये चीज आपका मूड फ्रेश कराते हैं। सो प्लीज काइंडली ये चीजें समझें कि आप अभी भी ये पैंडेमिक सिचुएशन में देख सकते हैं कि सब लोग खाना नहीं बना सकते। जहाँ पे भी लोग हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं, वो नहीं बना सकते। तो वो लोग भी, वो सिचुएशन में भी उन लोगों ने चालू रखा है खाना, जो भी है। कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, शेफ्स बना रहे हैं, वो भी अपना कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हैं। तो एकदम। ऐसे ऐसे चीजें अपने जो इंडस्ट्री है लोगों में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कोई भी आप शेफ को देखो या किसी को देखो, कोई वेटर को देखो, किसी को भी देखो, सो बस आप लोग एक स्माइल कर दो, वो बहुत होती है हमारे लिए। हमको ज्यादा कुछ यही नहीं होता, हमको गेस्ट से एक अच्छा सा स्माइल भी कर देना, तो ये एज अ मतलब वर्कर, एज अ वर्कर मैं बता रहा हूँ आपको, होटल का वर्कर के हिसाब से बता रहा हूँ। कभी भी मेरा खाना खा के या कोई भी मेरा काम करके कोई एक सिंपल सा स्माइल भी कर देना, बहुत अच्छा लगता है। हमारा दिन उसी में गुजर जाता है कि चलो बस हो गया, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। जो तो ये सब चीज सब जो शेफ है वो तुम्हारे जैसा इतना क्या कहते हैं, इतना एडोरेबल नहीं है, इतना इतना अच्छा नहीं है। बहुत सारे शेफ्स है, मुझे मुझे मालूम है, जिन लोगों को बहुत एटीट्यूड है। वो लोग समझते हैं वो लोग ही अल्टीमेट है। तो उन लोगों को अगर मुस्कुराऊं, तो वो लोग अगर नहीं मुस्कुराए, तो मतलब क्योंकि दिक्कत वाला चीज है। आई एम जोकिंग, बट यू आर सेइंग व्हाट you are saying is right. At the end of the day, when we are going to a restaurant, those peoples are making us happy. They are trying their level best. They are
devoting their whole time. They are not doing only for the money they are going to get at the end of the day. There are many people out there who enjoy their work, who used to make you feel that you are at home, you are to a friend's place where you are coming. I know many of the peoples like that. तो उन लोगों ने जब मैंने वो रेस्टोरेंट में गया कभी हम लोगों ने मिला भी नहीं था, लेकिन जब उन लोगों ने वो सामने आके हंस के बात किया तो लगा कि हाँ हम लोग बहुत पहले से हम लोग जाना पहचाना है. तो दिस आर द थिंग्स. ये जो तुम बोल रहे हो ये एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है. और जी ऑब्वियसली ये तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है बहुत बढ़िया रिक्वेस्ट है, ये तो करना चाहिए. दादा, ये जो फेसबुक का आपका पेज है, द फूड एवेंजर्स, एंड और भी बहुत सारे पेजेस हैं, ये आपने जो शुरुआत की वो कैसे की? इतने, क्योंकि हजारों में मेंबर्स है, ऐसे नहीं कि हंड्रेड्स में है, इट्स लाइक काउंटिंग इन थाउजेंड्स. सो ये इतना बड़ा फैमिली जो बना है, जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ. सो ये ये जो फैमिली बना है आपका, ये कैसे बना? आपने कब से शुरू किया ये चीज? अच्छा, पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि फूड फन फैंटेसी नाम का मेरा एक खुद का पेज है. मैं और मेरा बीवी वो चलाते हैं. तो ओके. हम लोगों का फूड ग्रुप खोलने का ऐसा पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तुम अगर हमारे ग्रुप का लाइव तुम देखे हो तो वहां पे भी मैंने बोला हूँ और मैं सब जगह पे यही बोलता हूँ, एक ग्रुप कभी किसी एक खुद का एक प्रॉपर्टी नहीं होता है. ये मेरा ग्रुप नहीं है, ये सबका ग्रुप है. ठीक है. तो ये जी ग्रुप अभी मैं अकेला एडमिन नहीं हूँ. रुद्र प्रसाद चैटर्जी भी एडमिन है हमारे ग्रुप का. तो थिंग इज दैट मेरा पर्सनली ग्रुप खोलने का उतना कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन श्यामश्री मुखर्जी, दीप दे, निकेत मोदक एंड रुद्र प्रसाद चैटर्जी, ये चारों आदमी ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि उन्होंने बोला कि चलो विद्या हम लोग एक ग्रुप खोलते हैं और तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम लोग संभाल लेंगे. सो दीज आर द पर्सन जिन लोगों के वजह से ये ग्रुप खुला है. और उसके बाद अभी जो ग्रो हुआ है ये उन लोगों की वजह से ही हुआ है. यहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा कुछ नहीं है. मैं एज अ सीनियर मेंबर थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ इन लोगों को कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा ही जी है. और ये ग्रुप अभी मई 17 को हम लोगों का एक साल कंप्लीट हुआ है. अभी 13.2 के मेंबर्स है ग्रुप में. तो जी. ये जो ग्रोथ हुआ है ये एकदम क्या डिवोट बहुत हम लोग टीम है जो एडमिन टीम है दादा ब्रेक हो रहा है. हाँ. तो जो ये मॉडरेटर टीम है, ये सब टीम जो है ये यहाँ पे जो लोग है, सृष्टि है, वो अवंती है, रूपशा है, सारा है. इसके अलावा भी हम लोग एक कोर ग्रुप है जहाँ पे पारोमिता है, प्रीतम है, सम्राट है, अ, और भी बहुत सारे नाम है, अभिरूप है, अदिति है, प्रियंका है. ये सब मिलके ये सब लोग हम लोगों का ग्रुप का एक ही उसूल है कि तुम ग्रुप के साथ तभी अटैच हो जब तुमको ये लगे कि ये ग्रुप तुम्हारा है. तुम जी जैसे तुम्हारा खुद का चीज संभाल के रखते हो वैसा करके तुम ये ग्रुप को भी संभाल रख के पाओगे तभी अटैच हो. अगर अगर तुम उस वो फीलिंग नहीं आ पाए कि तुमको ऐसा लगे कि नहीं ये मेरा ग्रुप नहीं है, तो तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको एकदम अटैच होना ही पड़ेगा. तो ये जी वजह से जो लोग आए हैं अभी तक ग्रुप में वो लोग इतना ज्यादा अच्छी तरह से ये लोग ये सोच के ही किया है जो भी किया है अभी तक. ये लोग ये सोच के ही किया है ये मेरा ग्रुप है, अगर इसको और ग्रो करवाने के लिए और क्या चाहिए. तो इसी हिसाब से हम लोग अभी तक चले हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया है अभी तक ग्रुप में. और जी. अगर सब सही रहे तो और भी साल चलते जाएगा ऐसे ही. जी दादा, लास्ट क्वेश्चन दादा. ये अभी तक कोलकाता में ऐसा कोई रेस्टोरेंट है जो आप नहीं गए बट जाना चाहते हो? हाँ, मेरा जब मैं जब जब ये जोमेटो वोमेटो नहीं था
तब इतना रेस्टोरेंट भी ज्यादा नहीं खुल रहा था, लेकिन मेरा एक तब कलकत्ता में सपना था कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मैं कलकत्ता का हर एक गली में जो रेस्टोरेंट है, जो ईटिंग प्लेसेस है, जो भी है, सब जगह पे जाके मैं खाऊंगा। तो मैं ऐसा ही करके चल रहा था, लेकिन क्या हुआ उसके बाद जोमेटो आ गया। तो जोमेटो आने के बाद मुझे दिखाई पड़ा कि 4000 के करीब रेस्टोरेंट है इन लिस्टेड, और उसके उसको छोड़ के तो स्ट्रीट फूड है और भी छोटा छोटा रेस्टोरेंट है। तब मुझे लगा कि ये तो बहुत दिक्कत वाली चीज है। तो मैंने देखा कि हाँ, जोमेटो ने एक चीज इंट्रोड्यूस किया है, उसको कहते हैं एक्सपर्टीज। तो तुम एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर 10 रेस्टोरेंट में खाओगे और वहां पे अगर 50 फोटो डालोगे जोमेटो में, तो तुमको तुमको उस एरिया का एक्सपर्ट बोला जाएगा। तो उस हिसाब से अभी तक कलकत्ता का ज्यादा से मतलब मैं 54 एरिया का एक्सपर्टीज हूँ। तो इसका मतलब वो कलकत्ता में सबसे ज्यादा है, वो एक्सपर्टीज मेरे से ज्यादा और किसी के पास नहीं है। तो उसी हिसाब से हाँ, अभी तक तो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट अभी भी बाकी है, जो हम लोग मुझे जाना है। अगर हो पाए तो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी होता है बहुत सारे रेस्टोरेंट मैंने मार्क करके रखा था, बाद में जाएंगे तो जब जाने का बंद होता है। तो कलकत्ता जो है वो कट रहा है। हेलो। हेलो। सुनाई पड़ रही हेलो। दादा कट रहा है। हेलो। है? सुनाई पड़ रही हेलो। है? हेलो। सुनाई नहीं पड़ रही। हेलो। साउंड आ रहा है? तुमको सुनाई पड़ रहा है? हाँ हाँ दादा अभी आया। अच्छा, अभी आया, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो उसी हिसाब से बहुत बहुत जल्दी कलकत्ता का जो रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो रहा है। बहुत सारे रेस्टोरेंट जल्दी जल्दी आता है और एक दो महीने के अंदर उठ भी जाता है, ऐसा हो रहा है। फिर भी मैंने अभी तक 1300 से ऊपर रेस्टोरेंट, और अगर तुम अगर रोड साइड जो जॉइंट्स है वो अगर सब मिला के, मैं करीबन 500 प्लेसेस कवर कर चुका हूँ। और भी करना है इन फ्यूचर, तबीयत अगर सही रहेगा तो मैं कर लूंगा। जी। हेलो। हाँ, हेलो, बोलो। हाँ दादा, आपको फॉरेन क्विजिन में अगर आप कहें तो फॉरेन क्विजिन में आपका आपके हिसाब से सबसे अच्छा क्विजिन कौन सा होगा? फॉरेन क्विजिन के हिसाब से तुम पार्टिकुलरली कौन सा बोल रहे हो? देखो, फॉरेन क्विजिन वो मतलब हम लोग मैक्सिमम लोग वो इटालियन बोलते हैं, ठीक है, वो लेबनीज को बोलते हैं। तो जी। उसी हिसाब से अगर देखोगे तो इटालियन ही मेरा ज्यादातर फेवरेट है। एंड उसके अलावा तुम्हारा जो अमेरिकन क्विजिन में जो फ्राइड जो आइटम्स आता है, वो सब थोड़ा मुझे जी। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इटालियन कुजिन में क्या है, इटालियन में थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करता हूँ। तो इटालियन फूड में उतना ज्यादा स्पाइसी नहीं होता है खाना। लेकिन जी। जब मुझे कुछ अलग सा चीज टेस्ट करना होता है, तब मैं वो इटालियन फूड ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत वेरिएशंस है। ज्यादातर चीज का यूज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अ, अगर तुम प्रॉपर इटालियन रेस्टोरेंट ट्राई करोगे जहाँ पे वो सिर्फ एक दो चीज नहीं यूज होता है। हेलो, जी। हेलो। सुनाई पड़ हेलो। रहा है? हाँ आया। अच्छा, तो वो वाला हेलो। इटालियन कुजिन मेरा ज्यादातर फेवरेट है। अच्छा दादा, स्पाइसी होगा तो आप मैक्सिकन भी ट्राई कर सकते हो। अगर स्पाइसी पसंद है देन यू शुड ट्राई मैक्सिकन। वो स्पाइसी क्या, मैक्सिकन मैक्सिकन का स्पाइसी जो है ना, उसके साथ थोड़ा वो मैक्सिकन क्विजन में स्पाइसी के साथ थोड़ा एक पंजेंसी आता है, थोड़ा हाँ। एक वो सावर वाला फीलिंग आता है। वो वाला स्पाइसीनेस मुझे अच्छा नहीं लगता है।
मुझे एकदम जो कलकत्ता वाला जो स्पाइसी है ना, लाल मिर्च वाला, तो वो वाला मुझे बहुत पसंद है। और उसी हिसाब से अगर तुम बोलोगे कि मैं वो अभी कुछ दिन पहले वो आसाम गया था, असम गुवाहाटी का जो कुजिन है, असम गुवाहाटी का खाना मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वहाँ पे वो भूत जलकिया यूज करके वो लोग एक पोर्क डिश बनाया था, वो बहुत बढ़िया था। मेरे मुंह में अभी भी लगा हुआ है। तो वो वाला वैसा वाला स्पाइसी मुझे बहुत पसंद है। तो दैट्स वाई थोड़ा बहुत वो मैक्सिकन कुजिन का जो स्पाइसीनेस है वो मुझे ज्यादा नहीं भाता। ठीक है दादा। दादा, थैंक यू सो मच फॉर joining us, and it's a pleasure to talk with you in culinary talks. And सबको थैंक ये यू। भी बता दो, दादा is an junior engineer in Kolkata metropolitan. So uh, दादा, ग्रेट प्लेजर। और आई एम श्योर आपको भी मजा आया होगा बात करके, और आपसे इतना एकदम नॉलेज के। बहुत जी। मजा आया विशाल, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। पर्सनली मैंने जब बात करना शुरू किया था तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा जो पोस्ट लिखा है ग्रुप में, मैं वो बहुत फॉलो करता हूँ। बहुत इनोवेटिव इनोवेटिव डिशेस आता है, और तुम एकदम सिंपली सिटी मेंटेन करके रखते हो, वो बहुत बढ़िया चीज है। तुम जैसे बात करते हो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आई आई पर्सनली थिंक जितना लोग इतना इनोसेंट रहेगा उतना ही ज्यादा सक्सेस उनको मिलता है जिंदगी में। क्योंकि वो दूसरों को रिस्पेक्ट करना ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो वाला अगर तुम कर सकोगे तो देखोगे कि आपसे आप तुम अगर रिस्पेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास रिस्पेक्ट आएगा। तुम अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे तो वो नहीं आएगा। तो वो रिस्पेक्ट करना जरूरी है। मुझे मालूम है कब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, सबको लगता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं मतलब खुद को वो खुद समझते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन दिक्कत वाले क्या चीज है, हो सकता है मुझे कुछ चीज में बहुत ज्यादा ज्ञान है, हो सकता जी। है तुम्हें बहुत कुछ चीज में बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन राइट। थर्ड पर्सन जिसको मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, हो सकता है जी। उसको ये फूड के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन और कोई चीज में बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो किसी को एकदम। अंडर एस्टिमेट करना वो और थोड़ा इंसल्ट करना ये वाला सही नहीं है। तो इसी जी। चीज के बारे में बोल रहा हूँ। आज तुम्हारे साथ जब मैंने बात किया तो वो बिरयानी के बारे में ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो ये वाला जी। चीज काम में आएगा। ये वाला चीज तुमने जो बताया कि कोई एक गुरु जब सिखाता है तो वो एक पर्टिकुलर डिश के बारे में नहीं सिखाता है, वो उसके साथ और भी 10 डिश के बारे में तुमको बताता जाता है। स्टूडेंट यही लर्न कौन कौन सा डिश के बारे में वो बोल रहे हैं। तो ये सब चीज तुम्हारे पास से सीखी। तो ऐसा ही थैंक करके ऐसा ही करके और भी हम नॉलेज शेयर करेंगे। थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक बाय। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। ओके दादा, थैंक यू। ठीक है दादा, बाय। बाय।